हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अचीव फिजिक्स पे। आज हम क्लास 12th के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के सेकंड लेक्चर पे आ गए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्जेस के बारे में सीखा था कि चार्ज क्या होता है। आज इस सेकंड लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर का ही है, पर कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसीलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब्ड विथ वुल अ चार्ज ऑफ इतना, मतलब चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है -2 इंटू 10 to the power -7 कूलम इज डेवलप्ड ऑन द पॉलिथीन। व्हाट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द पॉलिथीन। एक्चुअली ये व्हाट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड मतलब ये मास के बारे में बात कर रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ मास इज ट्रांसफर्ड टू द पॉलिथीन। अच्छा, चार्ज टोटल इतना है। एक फॉर्मूला हम जानते हैं Q = NE, तो चार्ज है -2 इंटू 10 to the power -7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा -1.6 इंटू 10 to the power -19। माइनस से माइनस कटा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, वो हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power -7 बाई ये इधर इस साइड नीचे आएगा तो 1.6 इंटू 10 to the power -19। इसका मतलब टोटल इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, टोटल इतना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा। अब मास का बात कर रहा है मास का। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg इतना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये है। तो टोटल मास के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9.1 इंटू 10 to the power -31 इंटू 2 इंटू 10 to the power -7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 to the power -19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल मास का वैल्यू निकल जाएगा। इसको टोटल सॉल्व करने पे आपको टोटल मास का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा। टोटल मास का वैल्यू आपके लिए यहां पे निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कूलम्स लॉ, आइए समझते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है। देखिए, कूलम्स लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ है जिसमें अगर दो चार्जेस को हम अगल बगल रखते हैं, तो मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों r डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड है, मतलब दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पे है। हम मान रहे हैं इसको, ये है +Q1 और ये है +Q2। तो जाहिर सा बात है अगर दोनों लाइक चार्जेस है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब कि रिपेल करने का कोशिश करेगा। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर, और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर। मतलब यहां पे दो फोर्सेस लगेगा, एक होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और उस तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कूलम्स लॉ इस फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा। कूलम बताता है, इट टेल्स अस अबाउट the magnitude of charge, the magnitude of force
applied between 2 point charges. ये क्या बोलता है कि 2 पॉइंट चार्जेस, याद रखिएगा कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस. इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस. ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है. मतलब बहुत छोटा चार्ज जो होगा सिर्फ उसके लिए वैलिड है. कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर रेगुलर या फिर कंटिन्यूअस बॉडीज. यहां लिख देते हैं कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर रेगुलर या फिर कंटिन्यूअस बॉडीज. कूलम्स लॉ जो है वो रेगुलर या फिर कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए वैलिड नहीं है. ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, बहुत छोटा छोटा. अच्छा, रेगुलर और कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब क्या है? मतलब कूलम्स लॉ आप रॉड पे नहीं लगा सकते. अगर एक रॉड आपके पास चार्ज है तो उसके ऊपर कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा. आप कूलम्स लॉ स्फीयर पे नहीं लगा सकते. आप कूलम्स लॉ कोन के ऊपर नहीं लगा सकते. कोई कंटिन्यूअस बॉडी के ऊपर नहीं लगा सकते. एक बहुत छोटा, इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस. ओनली फॉर पॉइंट चार्ज ही काम करेगा. सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है कूलम्स लॉ. ठीक है, अब देखिए, तो अभी तक तो सिर्फ मैंने इतना बताया कि कूलम्स लॉ है क्या. कूलम्स लॉ क्या है? इट टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. मतलब दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा ये कौन बताएगा? कूलम्स लॉ बताएगा. ठीक है, कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, बहुत छोटा छोटा चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ वैलिड है. नेक्स्ट है आपका कि इट इज नॉट वैलिड फॉर कंटिन्यूअस या फिर रेगुलर बॉडीज. रेगुलर बॉडीज के लिए ये वैलिड नहीं है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ये वैलिड है. ठीक है, अच्छा, अब कूलम्स लॉ कहता क्या है? आइए समझते हैं कि कूलम्स लॉ बोलता क्या है. तो कूलम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इस बात को समझिएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार पहला बात यह आता है कूलम्स लॉ के अनुसार कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is directly proportional to product of charges. सबसे पहला बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है. क्या मतलब इसका? कि जो फोर्स लगेगा वो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा. मतलब जितना ज्यादा बड़ा चार्ज होगा, ये चार्जेस जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सेकेंड पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is inversely proportional to magnitude of force is inversely proportional to square of the square of distance between चार्जेस. मतलब ये कि F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के. अब देखिए आपके पास दो कहानी है, पहला और ये दूसरा. अगर यही दो कहानी है, पहला बात यही बोला कूलम्स लॉ की
जितना ज्यादा फोर्स होगा, जितना ज्यादा चार्जेस, जितना बड़ा बड़ा चार्जेस होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, लेकिन फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा अगर चार्जेस का वैल्यू ज्यादा है तो। दूसरा कि जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, सॉरी, जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, आर आप जितना बढ़ाएंगे उतना फोर्स का वैल्यू घटेगा। आप सोचिए खुद ही, जितना ज्यादा दूर लेके जाते जाएंगे उतना ये कम फोर्स फील करते जाएगा एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहां पे कंबाइनिंग 1 and 2, एक और दोनों को कंबाइन करें, कंबाइनिंग 1 and 2, अगर हम एक और दो को कंबाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि F is proportional to Q1 Q2 by R square। F is proportional to Q1 Q2 by R square। अब आपको पता है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको हटा के इक्वल टू लाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहां पे कांस्टेंट आएगा F is equal to K Q1 Q2 by R square। यहां पे जो K है, here K is proportionality constant। यहां पे K जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ध्यान से बात को समझिए कि K का जो वैल्यू है, K इक्वल्स टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दिमाग घूमेगा कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, मैं बताता हूं एप्सिलॉन नॉट क्या है। पहले ये समझिए कि K यहां पे कांस्टेंट है और K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये होता है एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट का पूरा कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 2 मिनट में आपको यह पता चलेगा कि एप्सिलॉन क्या है और एप्सिलॉन का मतलब क्या है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि ये फोर्स जो है F K Q1 Q2 by R square, अगर आप इसको एक्चुअली में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आप इसको एक्चुअली में लिखेंगे तो ये बन जाएगा F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। ये आता है आपका फॉर्मूला। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। force exerted between two charges। This is magnitude of force exerted between two charges। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। एक्चुअली था 1/4 K Q1 Q2 by R square था। K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। अब आते हैं कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। आइए, ये जो परमिटिविटी है इसी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी परमिटिविटी को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट या फिर परमिटिविटी का मतलब है परमिशन टू द मीडियम। परमिशन टू द मीडियम टू ऑब्स्ट्रक्ट
द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, परमिशन टू द मीडियम टू ऑब्स्ट्रक्ट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि बात समझिए कि जब दो चार्जेस, मान लीजिए यहां एक चार्ज है Q1 और यहां एक चार्ज है Q2, ये दो चार्जेस है मेरे पास Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम है R। दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R, ठीक है। तो अभी मानिए कि इसके बीच में अगर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट हवा तो होगा, हवा या फिर वैक्यूम तो होगा, एयर या वैक्यूम। मान लेते हैं ये है एयर या फिर वैक्यूम। तो बात समझिए कि जब ये दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए, समझिएगा, जब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। तो समझिएगा कि ये जो हवा या वैक्यूम है ये बेसिकली इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने से रोकता है। हवा नहीं चाहेगा कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, या फिर वैक्यूम नहीं चाहेगा कि ये दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए। उसी को बोलते हैं परमिटिविटी या फिर परमिशन, परमिशन टू द मीडियम टू ऑब्स्ट्रक्ट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। मतलब आप समझिए कि जितना ज्यादा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब उतना ज्यादा रुकावट होगा। वो रुकावट कौन पैदा करेगा? ये बीच में जो प्रेजेंट है, अभी हवा प्रेजेंट है तो हवा रुकावट करेगा। हो सकता है थोड़े समय के बाद यहां हम मीडियम रख दें तो मीडियम भी रुकावट पैदा करेगा। मीडियम मतलब कि पानी हो सकता है, मीडियम मतलब यहां ग्लास हो सकता है, मीडियम मतलब यहां ऑयल हो सकता है, ये भी रुकावट पैदा करेगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिशन टू द मीडियम टू ऑब्स्ट्रक्ट द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। मतलब जितना ज्यादा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा उतना ज्यादा फोर्स को ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेगा, मतलब उतना कम फोर्स लगेगा। आइए समझते हैं इसको। तो यहां बोला जा सकता है कि मोर इज द वैल्यू ऑफ epsilon naught, more is the value of epsilon naught, more will be the obstruction। जितना ज्यादा epsilon naught का वैल्यू होगा उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा टू द फोर्सेस, ठीक है। जितना ज्यादा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड लेसर विल बी द फोर्स बिटवीन द चार्ज, और वो चार्ज का वैल्यू उतना कम होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब इसके बीच का रुकावट है। रुकावट अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। आप इसको मैथमेटिकली भी समझिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था। फोर्स का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप देखिए सारे चीज को अगर कांस्टेंट मानिए तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट है। मतलब अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बढ़ेगा मतलब मीडियम को ज्यादा परमिशन मिल रहा है ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए, रुकावट पैदा करने के लिए। इसका मतलब फोर्स का वैल्यू अपने आप यहां पे घट जाएगा। क्या आपको यहां तक का बात क्लियर है? अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ये होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो K का वैल्यू होता है
सॉरी ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और जो k का वैल्यू होता है, यहाँ पे जो k है, इस k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। ये k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सब मिला करके इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये k एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। ये एक्चुअली आपका परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 होता है। अब आइए, अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है समझिए। देखिए, अगर वो जो दो चार्जेस था, उन चार्जेस को अगर हम एक मीडियम में लाके रख दें, इन दो चार्जेस को व्हेन केप्ट इन सम मीडियम, किसी मीडियम में लाके प्लेस कर दिए, तो अब जाहिर सा बात है कि अब ये जो मीडियम है ये ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करेगा। if the charges are kept in some medium, अगर तो जो चार्जेस है उसको हम लोग किसी मीडियम में प्लेस किए, देन मीडियम जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। मीडियम विल ऑब्स्ट्रक्ट द चार्जेस। मीडियम जो है ऑब्स्ट्रक्ट करेगा चार्जेस को फ्रॉम एक्सर्टिंग फोर्स। फ्रॉम एक्सर्टिंग फोर्स, मीडियम जो है वो चार्जेस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा फोर्स लगाने से। इसका मतलब इस केस में हवा के तुलना में मीडियम हमेशा ज्यादा ही ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। आप सोच के देखिए कि हवा जितना ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उससे ज्यादा ही करता है हमेशा मीडियम। तो मीडियम जो ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करता है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन एम क्या होता है? एप्सिलॉन एम का होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब समझिए ये क्या है। ये जो K है दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो K है इसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो देखिए, किसी भी मीडियम का अगर आपको परमिटिविटी या ऑब्स्ट्रक्शन, वो मीडियम कितना ऑब्स्ट्रक्ट करेगा फोर्स लगाने से, ये अगर आपको पता करना है तो आप उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल दीजिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा ये होगा डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होगा। अब ये याद करना पड़ेगा? नहीं, ये याद नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दे देगा। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होगा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू। अब समझिए कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये बेसिकली आप किसी भी मीडियम का अगर परमिटिविटी निकालना है या एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना है तो उस मीडियम के K को एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपको उस मीडियम का परमिटिविटी निकल जाता है कि वो मीडियम कितना ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अब समझिए कि इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एक और चीज बोलते हैं, इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, लेट्स से फॉर वाटर का अगर मैं बात करूं तो वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू होता है वो होता है 80।
ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा? तो यहां के लिए मीडियम वाटर का एप्सिलॉन निकालना पड़ेगा, मतलब एप्सिलॉन ऑफ वाटर, ये कितना हो जाएगा? K इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन ऑफ वाटर, मतलब वाटर कितना रुकावट पैदा करेगा वो निकालने के लिए K मतलब 80 वाटर का इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर कितना रुकावट पैदा करेगा वो निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं लेट्स से ग्लास के लिए, तो एप्सिलॉन ऑफ द ग्लास होता है, सॉरी K ऑफ द ग्लास होता है 7 फॉर ग्लास, K का वैल्यू होता है 7, तो एप्सिलॉन ऑफ द ग्लास जो होगा आपका वो हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन ऑफ ग्लास आपका मिलेगा 7 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, मतलब ऐसे करके जिस भी मीडियम का आपको रुकावट निकालना है उस मीडियम का एप्सिलॉन, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आप रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना उसमें रुकावट लगेगा, कितना उसका रुकावट है वो आपको यहां से निकालने देखने के लिए मिल जाएगा, यहां से आप निकालना सीख सकते हैं इसको। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मीडियम डिपेंडेंस। ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए ये दो चार्जेस है Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R², यही इन दोनों के बीच का फोर्स लगेगा। और यहाँ K का वैल्यू F इज इक्वल टू, K का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, अब समझिए कि ये वैक्यूम है, इसीलिए यहां पे हम लोग वैक्यूम या फिर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सेम सिस्टम को अगर हम किसी मीडियम में लेकर के चले जाएं, मान लीजिए सेम सिस्टम है और इसको मीडियम में लेके चल जाएं और इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है, तो इसके लिए जो एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम होगा, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम मतलब परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, वो मैंने बताया था आपको, किसी भी मीडियम का जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा कुछ F इक्वल्स टू K Q1 Q2 या फिर F इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब बताइएगा क्या यहां एप्सिलॉन नॉट लगेगा? यहां पे मीडियम का बात हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट लगता है सिर्फ किसके लिए? एप्सिलॉन नॉट लगता है सिर्फ वैक्यूम या फिर एयर के लिए, लेकिन ये किसी मीडियम का बात हो रहा है तो यहां पे एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम यूज करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम Q1 Q2 बाई R²। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम का फॉर्मूला 1/4 पाई, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम कितना है? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अब देखिए अगर इस K को बाहर निकाल दे तो क्या बनेगा? F इज इक्वल टू 1/K इंटू बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अगर इन दोनों को हम लिखें, अगर हम बोले इसको है, ये है एप्सिलॉन फोर्स इन द वैक्यूम और ये है फोर्स इन मीडियम, तो आप समझिए कि क्या ये वाला जो पार्ट है
इसको, ये सेम दिख रहा है क्या आपको, फोर्स इन वैक्यूम के बराबर वो वाला पार्ट, तो आप लिख सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/k टाइम्स फोर्स इन वैक्यूम। मतलब आप समझिए कि ये आपके पास एक छोटा सा ट्रिक जैसा हो गया कि आपको किसी भी मीडियम में अगर दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है तो बस उस जो भी फोर्स वैक्यूम में लग रहा है, और अगर उसी सिस्टम को किसी मीडियम में उठा करके ला रहे हैं तो उस मीडियम का बस k से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको फोर्स ऑफ उस मीडियम में क्या फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में वो पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले ध्यान समझिएगा कि कूलम्बियन फोर्स जो होता है, ये जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, उसको कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं हम लोग। तो कूलम्बियन फोर्स इज एन या फिर इज ए सेंट्रल फोर्स। कूलम्बियन फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। क्या मतलब सर सेंट्रल फोर्स का? सेंट्रल फोर्स का मतलब यह है कि मान लीजिए मेरे पास यहां एक Q1 चार्ज है और यहां एक Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं है r। दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरे पास r, ठीक है। तो बात समझिएगा कि यहां पे ये जो लाइन है ये इसका सेंट्रल लाइन है। अब ध्यान से समझिए, ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग इसका सेंट्रल लाइन। दिस इज सेंट्रल लाइन। आप समझिए कि अगर मान लीजिए दोनों फोर्स पॉजिटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव, अगर ये भी है पॉजिटिव ये भी है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो हमेशा सेंट्रल लाइन के अलोंग ही रिपल्शन होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है और इसके ऊपर फोर्स कहीं इधर लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। फोर्स अगर लगेगा तो सेंट्रल लाइन के अलोंग ही लगेगा। फोर्स अगर लगेगा तो सेंट्रल लाइन के अलोंग ही लगेगा। इस फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। मतलब इट ऑलवेज एक्ट्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो हमेशा ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सेंट्रल लाइन। दो चार्ज है, सेंट्रल लाइन के अलोंग ही फोर्स लगता है, इधर उधर कहीं नहीं लग सकता है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस always acts between the central line। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो हमेशा अलोंग द सेंट्रल लाइन ही एक्ट करता है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ये जो फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? ध्यान से समझिएगा। ऐसा फोर्स जिसका कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स मतलब द फोर्स हुज वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन फाइनल final and
इनिशियल पोजीशन, मतलब इसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पहला, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एक्शन रिएक्शन पेयर। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, और ये मान लेते हैं पॉजिटिव, ये मान लेते हैं नेगेटिव। तो जाहिर सा बात है अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसके ऊपर फोर्स अट्रैक्ट करेगा दोनों एक दूसरे को, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको बोलते हैं F12 को बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑन चार्ज, या फिर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 को बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों चार्जेस जो होते हैं ना वो एक्शन रिएक्शन पेयर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मतलब देखिए न्यूटन का लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब समझिए कि ये इसको जितने फोर्स से टानेगा ये भी इसको उतने ही फोर्स से टानेगा। मतलब अगर Q1 इसके ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, Q2 इसके ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा टानने के लिए, तो Q1 भी Q2 के ऊपर 15 न्यूटन ही लगाएगा। बस बात यह है कि डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसीलिए बोलते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि F12, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें तो F12 इज इक्वल टू F21, मतलब वैल्यू दोनों का एकदम सेम होगा। बट अगर डायरेक्शन वाइज बात करेंगे और F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, या नेगेटिव साइन क्या बता रहा है हियर, नेगेटिव साइन shows अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है क्या करता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आया होगा।